दोस्तों, यह जानकारी सिर्फ राजनीति या सीमाओं की नहीं है, यह आत्मसम्मान और रणनीति की भी कहानी है। बांग्लादेश ने शायद सोचा था कि भारत को थोड़ी असहजता होगी, लेकिन वो भूल गए कि आज का भारत 90 के दशक वाला भारत नहीं है। अब हालात बदल चुके हैं, सोच बदल चुकी है और सबसे बढ़कर भारत की जवाब देने की नीति भी बदल चुकी है। दरअसल बांग्लादेश के कुछ सलाहकारों ने हाल ही में भारत पर तीखे बयान दिए, बयान जो न केवल राजनयिक मर्यादाओं के खिलाफ थे, बल्कि भारत की सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता पर सीधा हमला थे। पर जैसे ही ये बयान सामने आए, भारत ने बिना समय गंवाए एक के बाद एक रणनीतिक कदम उठाए। पहला झटका भारत ने दिया अपने नॉर्थ ईस्ट से, जहां भारतीय एजेंसियों ने सीमाई इलाकों में अचानक हाई अलर्ट जारी किया और कई महत्वपूर्ण ठिकानों पर निगरानी बढ़ा दी। दूसरा कदम था आर्थिक स्तर पर दबाव, जहां भारत ने कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स की समीक्षा शुरू कर दी, जिनसे बांग्लादेश को भारी लाभ होता। और तीसरा, सबसे चौंकाने वाला कदम, भारत ने क्षेत्रीय सहयोग की नई पहल शुरू की, जिसमें बांग्लादेश को दरकिनार कर सीधे नेपाल, भूटान और म्यांमार से बातचीत तेज कर दी। भारत ने अपना वह रूप दिखाया है जो पहले कभी नहीं दिखा। दोस्तों, जरा यह वीडियो देखिए और ध्यान से सुनिए, इसमें क्या कहा जा रहा है। वीडियो में एक शख्स हैं यूनुस। उन्होंने भारत के पूर्वोत्तर के 7 राज्यों को लैंडलॉक्ड करार देते हुए कहा कि बांग्लादेश इस पूरे इलाके में समुद्र का एकमात्र संरक्षक है। यूनुस ने कहा, भारत के पूर्वी भाग के 7 राज्य, जिन्हें 7 सिस्टर्स कहा जाता है, वे लैंडलॉक्ड क्षेत्र हैं। उनके पास समुद्र तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं है। इस पूरे क्षेत्र के लिए हम ही महासागर के एकमात्र संरक्षक हैं। लेकिन इस बयान का असली मतलब क्या था? क्या यह सिर्फ एक बयान था या किसी बड़ी खिचड़ी की आहट? कहने को तो यह लोग इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात कर रहे हैं, लेकिन असल में इनके दिमाग में कुछ और खिचड़ी पक रही है। एक ऐसी खिचड़ी जो सिर्फ बोलने तक सीमित नहीं, बल्कि जमीन पर पकाई जा रही है। भारत कोई लैंडलॉक्ड देश नहीं है। हमारे पास मीलों लंबा समुद्री तट है। फिर बांग्लादेश ऐसा क्यों कह रहा है? तो क्या बांग्लादेश और चीन मिलकर भारत के नॉर्थ ईस्ट को किसी नए जियोपॉलिटिकल गेम में खींचना चाहते हैं? और भारत इसके जवाब में क्या कदम उठा रहा है? असल में यूनुस और उनके करीबी लोग भारत के नॉर्थ ईस्ट पर कुछ ज्यादा ही फोकस कर रहे हैं, और यह सिर्फ बातों में नहीं है, यह उनके कामों में भी दिख रहा है। सोचिए, जब शेख हसीना की सरकार गई और नई सरकार आई, तो उन्हें क्या करना चाहिए था? जैसा श्रीलंका ने किया, अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारना। लेकिन बांग्लादेश में क्या हो रहा है? नई सरकार आते ही हर कदम भारत के खिलाफ उठ रहा है। जिस देश में गरीबी है, नौकरियों का अकाल है, वह देश इस वक्त धड़ाधड़ हथियार खरीद रहा है। तुर्की से साइबर एयर डिफेंस सिस्टम, खतरनाक ड्रोन और मिसाइलें खरीदी जा रही हैं। सवाल यह है कि उन्हें डर किससे है? म्यांमार से, भारत से, या वह खुद किसी के लिए मुसीबत बनने की तैयारी कर रहे हैं? खैर, एक तरफ यह सामरिक तैयारी चल रही थी, तो दूसरी तरफ एक और ड्रामा शुरू हुआ। यूनुस के एक सलाहकार आसिफ महमूद फेसबुक पर एक लंबी चौड़ी लिस्ट डाल देते हैं। कैप्शन में लिखते हैं, भारत के साथ हुए 10 बड़े समझौते रद्द कर दिए गए हैं, बाकी पर विचार चल रहा है। इस लिस्ट में त्रिपुरा चटगांव रेल लिंक से लेकर फेनी नदी और आडानी बिजली तक सब शामिल था। जैसे ही यह खबर सामने आई, काफी हलचल मची। लेकिन 24 घंटे भी नहीं बीते कि यूनुस के दूसरे सलाहकार तौहीद हुसैन भागे भागे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ गए। उन्होंने कहा, अरे नहीं, वह लिस्ट झूठी है, गलत है। हमने 10 समझौते रद्द नहीं किए हैं। हमने सिर्फ एक डील रद्द की है, भारत की GRSI कंपनी से टक बोट खरीदने की, क्योंकि वह हमें महंगी पड़ रही थी। अब सोचिए, एक ही सरकार के 2 बड़े सलाहकार 2 अलग अलग बातें कर रहे हैं। क्या वहां ऑल इज वेल है, या फिर भारत के कड़े रुख के बाद इन्हें यू टर्न लेना पड़ा? लेकिन भारत ने क्या एक्शन लिया? भारत का एक्शन ऐसा है जो बांग्लादेश को अब हर साल चुभेगा। लेकिन इससे पहले जानते हैं कि यूनुस की टीम क्या क्या कर रही है। वे अपनी टीम में उन अफसरों पर कार्रवाई कर रहे हैं जिन्हें कुछ लोग सरकार के करीबी या अलग विचार रखने वाले मानते हैं, जो पूर्ण प्रधानमंत्री शेख हसीना के करीबी थे या भारत समर्थक माने जाते थे। कई अफसरों को जिम्मेदारी से हटाया गया या नोटिस जारी किया गया। और इसी बीच बांग्लादेश में एक नया प्रोटेस्ट शुरू हो गया है।
मांग हो रही है कि चीन की मदद से बनने वाले तीस्ता प्रोजेक्ट को लागू करो। ये प्रदर्शन क्यों हो रहे हैं? आप सोचेंगे एक प्रोजेक्ट ही तो है, भारत को क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है और बहुत बड़ा। स्क्रीन पर यह मैप देखिए। यह तीस्ता बैराज जहां बनाने की बात हो रही है वह भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी चिकन नेक के बिल्कुल पास है। वो नाजुक सा रास्ता जो पूरे नॉर्थ ईस्ट को भारत से जोड़ता है। अगर इस प्रोजेक्ट के जरिए बाहरी ताकतें यहां अधिक प्रभाव बना लें तो भारत के नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र में रणनीतिक स्थिति जटिल हो सकती है। यह कोई छोटा मामला नहीं है, बल्कि एक लंबी और महत्वपूर्ण कहानी है। और अब इसी बीच भारत ने अपना जवाब दिया, शांति से, बिना कोई शोर मचाए। भारत ने बांग्लादेश से इंटरनेट बैंडविड्थ खरीदना बंद कर दिया है। पहले भारत के नॉर्थ ईस्ट राज्यों में इंटरनेट पहुंचाने के लिए बांग्लादेश की सबमरीन केबल से बैंडविड्थ खरीदी जाती थी, लेकिन कोरोना काल में जब इसमें दिक्कत आई तभी भारत ने अपना प्लान भी तैयार कर लिया था। 21 अक्टूबर की रात 12 बजे BSNL ने बांग्लादेश के साथ अपना आखिरी लिंक को भी बंद कर दिया। अब भारत BSNL के जरिए खुद अपने नॉर्थ ईस्ट में इंटरनेट दे रहा है। इससे बांग्लादेश को हर साल मिलने वाला करीब 5.5 करोड़ का सीधा नुकसान होगा। लेकिन पैसे से ज्यादा जरूरी है भारत की सुरक्षा। भारत ने साफ कर दिया है कि अगर आप हमारी सुरक्षा को चुनौती देंगे तो हम आर्थिक चोट देने से भी पीछे नहीं हटेंगे। दोस्तों, बांग्लादेश ने चीन के साथ तीस्ता नदी जल प्रोजेक्ट के लिए करीब $1 अरब का कर्ज ले लिया है। तीस्ता नदी जो सिक्किम से निकलती है और पश्चिम बंगाल होते हुए बांग्लादेश में जाती है, उसके जल बंटवारे को लेकर भारत और बांग्लादेश के बीच सालों से विवाद है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह बैराज सिलीगुड़ी कॉरिडोर चिकन नेक के बहुत करीब बन रहा है। अगर चीन तीस्ता प्रोजेक्ट और लालमोनी राहट बेस दोनों में शामिल होता है तो उसकी उपस्थिति बांग्लादेश में बढ़ सकती है, जिससे भारत के नॉर्थ ईस्ट सेक्टर पर प्रभाव पड़ने की संभावना बनी रहती है। इसके अलावा बांग्लादेश लालमोनी राहट एयरबेस को फिर से सक्रिय कर रहा है, जो द्वितीय विश्व युद्ध का एक पुराना एयरबेस है। इस एयरबेस की दूरी भारत के चिकन नेक से करीब 100 किलोमीटर है। भारत ने भी चुप नहीं बैठा। अब BSNL सीधे नॉर्थ ईस्ट में इंटरनेट प्रोवाइड कर रहा है, जिससे बांग्लादेश को सालाना करीब 5 करोड़ 46 लाख की इनकम बंद हो गई। सुरक्षा की दृष्टि से यह कदम बेहद जरूरी था। अब पूरे नॉर्थ ईस्ट राज्य भारत के डिजिटल इकोसिस्टम में पूरी तरह से एकीकृत हो गए हैं। इसके अलावा भारत ने बांग्लादेश के कुछ सामान, खासकर कपड़ों के आयात पर प्रतिबंध भी लगाया है। अप्रैल 2025 में बांग्लादेश के कार्गो के लिए ट्रांसशिप सुविधा भी वापस ले ली गई। विशेषज्ञों के मुताबिक इन कदमों से बांग्लादेश के करीब $770 मिलियन के व्यापार पर असर पड़ सकता है, जो कुल द्विपक्षीय व्यापार का लगभग 42% है। अब बात करें सैन्य मोर्चे की। बांग्लादेश और तुर्की के बीच एक ऐतिहासिक रक्षा समझौता लगभग अंतिम चरण में है। इसमें बांग्लादेश को साइपर लंबी दूरी की वायु रक्षा प्रणाली, हिसारो प्लस मध्यम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली, साथ ही टीबीडो ड्रोन TRG 300 मल्टीपल लॉन्च रॉकेट्स, कोबरा 2 बख्तरबंद वाहन और बोरान हुज्जर मिलेंगे। इतना ही नहीं, बांग्लादेश चीन से 20J-10C लड़ाकू विमान और 16JF-17 विमान खरीदने पर काम कर रहा है। विशेषज्ञ मानते हैं कि यह प्लान शेख हसीना के समय से तैयार था, लेकिन अब यूनुस के आने के बाद चीन को यह प्रस्ताव बांग्लादेश ने खुद दिया। मतलब साफ है, बांग्लादेश में चीन की उपस्थिति बढ़ रही है, जिससे भारत को नॉर्थ ईस्ट सेक्टर में सुरक्षा और रणनीति के मामलों में सतर्क रहना पड़ सकता है। और यह सिर्फ व्यापार या डिफेंस की कहानी नहीं है, यह है जियोपॉलिटिक्स का बड़ा गेम, जहां हर कदम की असरदारी और रणनीति तय कर रही है पूरे दक्षिण एशिया की दिशा। तो आपको क्या लगता है, क्या बांग्लादेश चीन के जाल में फंस रहा है? और क्या भारत का यह कदम सही था? कमेंट कर जरूर बताएं और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।